विनीत जी ने सारी ज़िंदगी दुबई में मज़दूरी करके बेटों को वहाँ सेट किया और बुढ़ापे में वापस आ गए तो उनके बेटे बाहर से पैसे भेजते और कहते हमारी पत्नियों की ज़रूरतें पूरी कर दिया करें। तो विनीत जी उन पैसों में से थोड़े बहुत बेटी को भी दे देते जिसका पति मज़दूरी करता था। एक दिन बहुओं ने विनीत जी को बेटी को पैसे देते देख लिया और अपने पति से कहा कि पापा जी सारे पैसे बेटी पर लुटा देते हैं और हमारे बच्चों को खाना भी ठीक से नहीं मिलता। इतना सुनना था कि बेटे घर आए, विनीत जी को गुस्से में मारने लगे और फिर गालियां देकर घर से निकाल दिया। फिर कुछ दिन रहने के बाद वापस दुबई गए तो उनके पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ विनीत जी के चेहरे पर आज अनोखी सी चमक थी। और क्यों ना होती, आज वो एक लंबे समय के बाद अपने देश वापस जा रहे थे। सामान पैक करते उनके हाथ खुशी से कपकपा रहे थे। उन्हें वो पल याद आया जब वो अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर दुबई आकर बसे थे। कामकाज और रोजगार के लालच में ऐसा फंसे कि फिर वो कभी भारत जा ही ना सके। उनकी अनुपस्थिति में ही पत्नी ने उनके बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वो अपने अपने काम पर सेट हो गए थे। बस इकलौती बेटी थी जिसकी शादी करते समय वो विनीत जी को भारत आने का कहती रही, मगर वो विनीत जी की हालात उन दिनों इतने ख़राब थे कि वो भारत आ ही ना सके। जहाज़ में बैठते हुए उन्हें रह रहकर अपने बच्चों का ख्याल आ रहा था। दोनों बेटों की शादियां हो चुकी थीं और वो अपने 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 घर में खुशहाल थे। बस रह रहकर उन्हें ये बताते रहते थे कि भारत में उनके पास अच्छा रोजगार नहीं है। इस बात ने विनीत जी को थोड़ा परेशान तो किया था, लेकिन वो अचानक वापस जाकर उन्हें सरप्राइज भी देना चाहते थे। घर के दरवाजे पर रिक्शा रुका तो वो नीचे उतर आए। प्यार भरी नजर से उन्होंने अपने घर को देखा, जो कि उनकी कितनी ही मेहनत की कमाई से बना था। दस्तक देकर वो अंदर आए। घर में चहल पहल सी लगी हुई थी। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। अंदर किचन में खाना बनने की खुशबुएं आ रही थीं। और तभी उनका बड़ा बेटा विकास कमरे से बाहर निकला। विनीत जी को आंगन में खड़ा देखते ही वो ठिठक सा गया। अरे पापा, आपने आने की खबर नहीं दी। हैरत से वो खुश होते हुए आगे बढ़ा और उसने बाप को गले लगा लिया। विनीत जी को यूं लगा जैसे उनकी सारी मेहनत वसूल हो गई हो। दूसरा बेटा आकाश भी कमरे से निकल आया था। सब खुशी से विनीत जी से मिल रहे थे। ये आपकी बड़ी बहू है रचना, और ये छोटी बहू है वर्षा, बेटों ने परिचय करवाया। तो विनीत जी ने सबके सर पर हाथ फेरा। उन्हें बेहद खुशी हो रही थी कि वो वापस अपने बच्चों के बीच लौट आए हैं। बहुएं और उनके बच्चे अच्छे कपड़ों में थे। घर शानदार बना हुआ था और किचन से खाना बनने की खुशबू आ रही थी, जिससे अंदाजा हो रहा था कि घर में भगवान की कृपा बरस रही है। पवित्रा कहाँ है? वो नहीं आई, विनीत जी ने पूछा तो सबकी खुशियां भरे चेहरे अचानक बुझ गए। विनीत जी ने ध्यान दिया कि उनकी दोनों बहुओं का मुंह बन गया था। अरे उठो, खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। विकास ने शोर मचा दिया। आकाश कुछ पल तो सोचता रहा और फिर बोला, वो कम ही आती है, वैसे भी हमें उसके पति का स्वभाव पसंद नहीं। वो बदतमीज इंसान है, उसे उठने बैठने की तमीज तो है नहीं, इसलिए हम उसे ज्यादा नहीं आने देते। आकाश की बात पर विनीत जी का दिल धक से रह गया। उनकी इकलौती बेटी थी और दुबई में जब उनके बेटे और बहुएं फरमाइशें किया करते थे तो वो अक्सर पूछते थे कि क्या पवित्रा को भी कुछ चाहिए, मगर कभी किसी ने नहीं बताया था कि उसकी भी कोई इच्छा है। खाने के बीच भी विनीत जी का दिमाग पवित्रा की ओर अटका रहा। पापा, नौकरी से मिलने वाली सैलरी तो बहुत ही थोड़ी सी है। अब आप भी दुबई से अचानक वापस आ गए हैं। पहले तो आपके भेजे हुए पैसों से घर चल जाता था, लेकिन अब थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैंने एक जगह प्लाट बुक करवा रखा है, उसकी भी किस्त देनी होती है। क्या ऐसा संभव नहीं कि दुबई में जो काम आप छोड़ कर आए हैं आप वहां मुझे लगवा दें? विकास ने बड़े नपे-तुले अंदाज में बात छिड़ी थी, मगर उसका लहजा कुछ ऐसा था कि विनीत जी चौंक गए। मगर मैं तो भारत इसलिए आया हूँ ताकि तुम लोगों के साथ रह सकूं। अगर तुम लोग दुबई चले जाओगे तो मेरा यहाँ आने का क्या फायदा हुआ? विनीत जी के बुझे स्वर में विनीत जी ने बुझे स्वर में कहा तो अचानक आकाश बोल उठा, ओहो पापा, आप यहीं घर पर रहिएगा ना। हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं। यहाँ भारत में मामूली नौकरियों से मिलने वाली सैलरी से गुजारा बहुत मुश्किल है। विकास भाई ठीक कह रहे हैं, बस आप अपने दुबई वाले मालिक से बात करें कि वो हमें वहां पर काम पर लगवा दें। हम इसी महीने चले जाते हैं। विकास और आकाश ने खुद ही तय कर लिया था। विनीत जी चुप से हो गए थे, मगर जवान बेटों के सामने अब उनकी हैसियत मामूली सी थी। इसके बाद तो आकाश और विकास ने रट्ठी लग पकड़ ली थी। उठते बैठते हुए वो लोग हर समय विनीत जी से कहते कि उन्होंने दुबई सेटल होना है। भारत में उनका गुजारा कठिन है। विनीत जी तंग आ चुके थे। उनका दिमाग पवित्रा की ओर से भी उलझा हुआ था। आखिरकार उन्होंने बेटों की बात मान ली और दुबई फोन करके अपने सेठ से बात कर ली। उसे अपनी नई कंपनी के लिए कुछ इंडियन आदमियों की जरूरत थी। विनीत जी को वो लंबे समय से जानता था। उसने उनके दोनों बेटों को अपने पास काम देने की हामी भर ली। विकास और आकाश के दुबई जाने का दिन आया तो ठीक उसी दिन पवित्रा भी घर आ गई। उसे देखते ही विनीत जी बुरी तरह से चौंके। पीली पड़ती हुई रंगत, हड्डियों का ढांचा, 3 बच्चों की लाइन और चेहरे पर एक चिंता की लकीरें। ये पवित्रा तो वो थी ही नहीं जिसे वो बचपन में छोड़कर गए थे। सेहतमंद और सुंदर थी। क्या हाल बना रखा है बेटा? विनीत जी ने उसके सर पर हाथ रखा तो वो अपने आंसू छुपाने लगी।
विनीत जी की नज़र उसके कपड़ों पर कई वो जगह जगह से फटे हुए थे जिसे वो छुपा रही थी। विनीत जी के दिल का कुछ होने लगा। विकास और आकाश दोनों चले गए। दोनों भाभियों में से किसी ने पवित्रा को चाय तक न पूछा था। उसका बच्चा खाना मांग रहा था। विनीत जी ने बड़ी बहू को आवाज लगाई, रचना, पवित्रा के बच्चे को खाना तो दे दो। विनीत जी ने प्यार से पुकारा तो वो रचना, जो हर समय अच्छे स्वभाव वाली बनी रहती थी, अचानक फट पड़ी। भिखारियों के लिए घर में दुकान नहीं खुली हुई पापा जी। पवित्रा के बच्चों की तो आदत है सारा दिन भूखे रहते हैं, इसलिए तो इनको ज्यादा सर पर न चढ़ाएं। आप इसे ये नहीं जानते, नफरत भरे स्वर में कहती वो दोबारा अंदर जा घुसी थी। विनीत जी तो हक्का बक्का रह गए। पवित्रा भी शर्मिंदा होकर जल्दी से उठ खड़ी हुई थी। अब मैं चलती हूँ। वो घबराई घबराई सी थी। विनीत जी के दिल को कुछ कुछ होने लगा। निर्मल क्यों नहीं आया? वो क्या काम करता है? विनीत जी ने पूछा तो पवित्रा की आंखों से आंसू छलक पड़े। मजदूरी करता है पापा, सुबह से लेकर रात तक बाहर काम करता है, तभी थोड़े पैसे लेकर आता है। इतने कम पैसों में हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, इसलिए छुट्टी करना संभव नहीं था। दोनों भाभियां जाते उसे घूर रही थीं, इसलिए वो जल्दी से घर चली गई। विकास और आकाश दोनों दुबई जाते ही सेट हो गए थे। वो बहुत खुश थे। यहाँ तो कमाई के अपने ही मजे हैं पापा, भारत में तो इतनी कमाई हो ही नहीं सकती। उन्होंने फोन करके कहा तो विनीत जी मुस्कुरा दिए। कमाई के मजे तो थे, लेकिन दुबई की मुश्किल जिंदगी गुजारना भी आसान नहीं था। कुछ ही दिन गुजरे थे कि विकास और आकाश के परेशानी भरे फोन आने लगे, मगर ये सब तो उन्हें अपना अब झेलना ही था। विनीत जी को असल परेशानी अपनी बेटी पवित्रा की ओर से थी। महीना गुजरा तो विकास और आकाश ने एक बड़ी पूंजी विनीत जी के अकाउंट में भेज दी। पापा, हमारी पत्नियों को तो घर से बाहर आने जाने का इतना अंदाजा नहीं, आप ही ये रुपए निकाल कर उन्हें दे दीजिएगा। देखिएगा मेरे बच्चे और अच्छे स्कूल में पढ़ें और उन्हें कोई परेशानी न हो। विकास और आकाश दोनों ने फोन करके कहा था। विनीत जी हंस दिए। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें जरूरत की हर चीज ला दिया करूंगा। विकास और आकाश दोनों बड़े खुश थे। विनीत जी ने अकाउंट से पैसे निकलवाए। घर जाने से पहले अचानक ही उनका दिल चाहा कि वो पवित्रा के घर से होते हुए चले जाएं। एड्रेस तो उन्हें अपनी बहू से मालूम कर ही लिया था। वो पवित्रा के घर की ओर मुड़ गए। घर के दरवाजे पर पहुंचते उन्हें एक जोरदार झटका लगा। छोटा सा घर था जिसका आधा दरवाजा टूटा हुआ था। सामने एक पर्दा लगाया गया था। उन्होंने दस्तक देना चाही तो दरवाजा अंदर की ओर झूल गया। वो अंदर चले गए। बिल्कुल छोटा सा आंगन था, मगर बहुत ही साफ सुथरा। एक ही कमरे का मकान था। बच्चे वहीं फिर रहे थे। अंदर कमरे से पवित्रा और उसके पति की बातों की आवाज आ रही थी। पवित्रा कह रही थी कि आज भी पैसे नहीं मिले। घर में आटा, चीनी और दालें भी खत्म हो गई हैं। छोटे का दूध भी तो पिछले कई दिनों से बंद रखा है। सुबह से बच्चे भूखे हैं, वो खाना मांग रहे हैं। अब मैं उन्हें कहाँ से खाना बना कर दूं? पवित्रा की आवाज आंसू में डूब गई थी। उसका पति थोड़ा झुंझला गया। काम लगेगा तो पैसे लाऊंगा ना, 2-3 दिन से लगातार छुट्टी हो रही है। आज भी सुबह से शाम तक रोड पर बैठकर आ गया। किसी ने मजदूरी के लिए नहीं पूछा। बच्चों को सूखी रोटी पानी में भिगोकर खिला दो, जैसे तैसे करके गुजारा कर लो, यही हमारी परीक्षा है। निर्मल ने सपाट स्वर में जवाब दिया था। बाहर खड़े विनीत जी का दिल जैसे डूब गया। जेब में पड़े हुए हजारों रुपए उन्हें अपने गले में बंधी हुई जंजीर लगने लगी, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया था। वो आगे बढ़े। खटके की आवाज सुनकर पवित्रा मुड़ी तो वह चौंक गई। पापा आप? उसके चेहरे की उदासी वैसे ही थी, परेशानी में मगर बढ़ोतरी हो गई थी। विनीत जी ने जेब से 100,000 के कई नोट निकालकर पवित्रा के आगे किए। ये लो, बच्चों के लिए खाना बनाने का सामान ले आओ। पैसे देखकर पवित्रा और निर्मल दोनों ही शर्मिंदा हो गए थे, मगर दोनों ही मजबूर थे। पवित्रा ने हाथ बढ़ाकर पैसे ले लिए। विनीत जी खामोशी से घर से निकले और अपने घर आ गए। बहुएं बेताबी से पैसों का इंतजार कर रही थी। विनीत जी ने रुपए उनके सामने किए तो दोनों ही बड़ी खुश हुई। शॉपिंग के लिए प्लान बनाने लगी। शाम को घर में अच्छा खाना बना। विनीत जी का दिल अंदर से बुझ चुका था। बेटी की हालत देखकर उन्हें कुछ भी अच्छा न लग रहा था। अगले दिन आकाश का फोन आ गया। पापा, वर्षा को ज्वेलर के पास ले जाइएगा, उसने अपने लिए सोने की चूड़ियां बनवानी है। मेरे भेजे गए पैसों में से बन ही जाएंगी, उसने कहा तो विनीत जी ने सर हिला दिया। अगले दिन वो वर्षा को लेकर ज्वेलर के पास ले गए। दिन उसी तरह गुजरने लगे। हर महीने विकास और आकाश अच्छे खासे रुपए भेजा करते। घर में पैसे की रेल पेल होने लगी। वर्षा और रचना जी भरकर अपने दोस्तों की दावतें करती। उनके मायके वाले आते तो कई कई दिन रहते और खाते पीते रहते। जब वो जाने लगते तो वर्षा और रचना उन्हें थैले भर भर कर महंगे कपड़े तोहफे खरीद कर देती। विनीत जी ये सब देखते रहते। उन्हें कोई आपत्ति न थी, मगर वो एक चीज नोट करते थे। जब भी पवित्रा घर आती, वर्षा और रचना दोनों का ही मुंह बन जाता। हालांकि वो बेचारी खामोशी से विनीत जी के पास बैठी रहती। उस दिन भी वो आई तो विनीत जी अकाउंट से पैसे निकलवा कर अभी भी घर आए थे। पापा जी, तुमसे तुम्हारे घर पर मिलने जाते तो हैं, फिर भी हर दिन तुम मुंह उठाकर यहाँ आ जाती हो। अपना हुलिया देखा है? काम वाली लगती हो बिल्कुल। कम से कम आते समय मुंह तो धो लिया करो। कपड़े तो तुमने हमेशा यही भिखारियों वाले पहने होते हैं। रचना नफरत से उससे कह रही थी, जबकि वो आंगन में खड़ी शर्मिंदा होते हुए अपनी टूटी चप्पल को छुपाने लगी।
विनीत जी के दिल को कुछ हुआ, वो अंदर आए। क्या बात है पवित्रा, यहाँ आंगन में क्यों खड़ी हो? उन्होंने पूछा। रचना मुंह बनाकर अंदर कमरे में चली गई थी। विनीत जी पवित्रा का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आए। कमरे में आते ही पवित्रा फूट फूट कर रोने लगी। विनीत जी का दिल डरने लगा। क्या बात है पवित्रा, इस तरह क्यों रो रही हो? वो सिसकियां लेकर रो रही थी। विनीत जी ने एक नज़र ध्यान से उसे देखा। बाहर पड़ती हुई तेज ठंड के बाद भी उसने हल्के से कॉटन के कपड़े पहन रखे थे, जो इतने पुराने थे कि अपने रंग ही बदल चुके थे। पैर में टूटी हुई चप्पल थी, एड़ियां फटी हुई थी जिनसे हल्का हल्का खून रिस रहा था। बच्चों के भी अजीब हालात थे। उन्होंने साफ कपड़े तो पहन रखे थे मगर सारे ही घिसे हुए थे और पुराने थे। हर बच्चे के कपड़े उसके शरीर से या छोटे थे या तो छोटे थे या बड़े, जिससे अंदाजा हो रहा था कि पवित्रा ने पुराने कपड़े बाजार से खरीदे हैं। पापा, निर्मल को डॉक्टर ने अपेंडिक्स का बताया है, उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं उन्हें सरकारी अस्पताल में लेकर गई थी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन तो वो कर देंगे मगर दवाइयाँ मुझे खुद से ही लेनी पड़ेंगी। पिछले 5 दिन से वो काम पर नहीं जा रहे हैं। घर में भूखमरी चल रही है। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं अपने बच्चों को एक टाइम की रोटी खिला सकूं। मजबूर होकर आज यहाँ आई थी कि शायद भाभी ने कुछ बनाया हो तो बच्चों को खाने के लिए दे दें, मगर मुझे देखते ही वो हमेशा ऐसा ही करती हैं। फूट फूट कर रोते हुए पवित्रा ने बड़ी मुश्किल से विनीत जी को बताया था। विनीत जी को बहुत बुरा लगा। कल ही तो रचना के मायके वाले आए थे और जाते समय रचना ने उन्हें महंगी क्रॉकरी का एक सेट गिफ्ट किया था। दोनों टाइम उनके लिए चिकन और पनीर रचना ने खुद बनाए थे। विनीत जी को बहुत बुरा लगा। पवित्रा के आंसू उनसे देखे न जा रहे थे। उनका हाथ अपनी जेब तक चला गया जहां वो बैंक से रुपए निकाल कर लेकर आए थे। सफेद रंग का लिफाफा फूला हुआ था। इसमें 500-500 के कई नोट रखे हुए थे। विकास और आकाश के भेजे हुए रुपए उन्हें मिल गए थे। विनीत जी ने इन पैसों में से 500 के 4 नोट निकाले और पवित्रा के हाथ पर रख दिए। मैं तुम्हारी ज्यादा मदद तो नहीं कर सकता क्योंकि ये पैसे विकास और आकाश के हैं, लेकिन इन पैसों से निर्मल के लिए दवाइयाँ खरीद लेना और बच्चों को कुछ खिला भी देना। दबी दबी सी आवाज में विनीत जी ने उससे कहा। पवित्रा के आंसू थम गए। वो पैसे लेना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इसके सिवा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। ना चाहते हुए भी उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बाप के दिए हुए पैसे रख लिए। ठीक उसी समय बाहरी दरवाजे पर थोड़ा खटका सा हुआ। विनीत जी और पवित्रा ने सिर उठाकर देखा। सामने ही रचना खड़ी खूनी नजरों से उन्हें देख रही थी। पापा जी, क्या आकाश और विकास ने पैसे भेज दिए हैं? उसकी कड़क आवाज गूंजी तो विनीत जी शर्मिंदा से हो गए। हाँ बेटा, ये लो तुम्हारे पैसे। उन्होंने लिफाफा आगे बढ़ाया तो पैर पटकते हुए रचना आगे बढ़ी और उसने झपटने के से अंदाज में विनीत जी से लिफाफा ले लिया। खा जाती हुई एक नज़र पवित्रा पर डालकर वो कमरे से बाहर निकलती चली गई। अब क्या होगा पापा? रचना भाभी तो बहुत गुस्से वाली हैं। वो तो मुझे दोबारा इस घर में ही नहीं आने देंगी, पवित्रा ने कांपती हुई आवाज में कहा। तो विनीत जी को अजीब से लगा। वो क्यों तुम्हें कुछ कहेगी? चिंता मत करो, ये तुम्हारे बाप का घर है। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा मगर पवित्रा बहुत डर चुकी थी। कांपते हाथों से पैसे मुट्ठी में दबाए वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। बच्चों को लेकर वो उसी समय घर से बाहर निकल गई थी। विनीत जी मुतमईन थे कि लेकिन उन्होंने थोड़ा सा खटका था और इस खटके ने कयामत का रूप धर लिया। जब रात के समय आकाश का फोन आया। शर्म आनी चाहिए आपको पापा, हम लोग यहाँ पर दिन रात जानवरों की तरह मजदूरी कर रहे हैं ताकि अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकें, लेकिन आप हमारी मेहनत से कमाए गए सारे पैसे उस नकारा पवित्रा पर लुटा देते हैं। आप ऐसा कर भी कैसे सकते हैं? आप पर भरोसा करके मैंने और विकास भाई ने सारे पैसे हमेशा आपको भेजे और मेरे बच्चे घर में भूख से रोते बिलखते रहते हैं, जबकि आप सारे पैसे पवित्रा को दे देते हैं ताकि वो अय्याशियों में रुपए लुटा सके। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की? आकाश गला फाड़कर चिल्ला रहा था। विनीत जी बुरी तरह से घबरा गए। उन्होंने फोन अपने कान से थोड़ा सा दूर किया। जवान बेटे की चीखती चिहाड़ती आवाज उनके कानों में पहली बार पड़ी थी। उन्होंने आकाश को बहुत समझाने की कोशिश की कि उन्होंने पवित्रा की बस मामूली सी मदद की है। इन रुपयों में से सिर्फ 2000 पवित्रा के हाथ पर रखने से उनकी दौलत में कमी नहीं आ जाएगी। मगर आकाश के हाथों से फोन छीनकर विकास ने ले लिया था। पापा, रचना बता रही थी कि आपने घर में इतने पैसे छोड़े हैं कि महीने का राशन लाना भी मुश्किल हो गया है। बच्चे भूख से तड़पते रहते हैं और रचना के पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं होता, जबकि वो पवित्रा जो पहले ही लाखों का दहेज लेकर गई थी, अब एक बार फिर आप उसको पालने बैठ गए हैं। अगर ऐसा है तो मैं ये सब सहन नहीं करूंगा। विकास की बात पर विनीत जी हक्का बक्का रह गए। उन्हें बहुत गुस्सा आया। किसने कहा है कि तुम्हारे बच्चे भूखे रोते रहते हैं? तुम्हारी पत्नियां लाखों रुपए का सामान अपने मायके वालों पर लुटा देती हैं। आए दिन वो ज्वेलर से कोई ना कोई चीज बनवा कर ला रही होती हैं। घर से महंगे महंगे खाने बनते हैं। ऐसे में अगर थोड़े रुपए मैंने पवित्रा को दे दिए हैं तो इसमें बुराई क्या है? विनीत जी की बात पर दोनों लड़के आग बबूला हो गए थे। उन्हें अपनी पत्नियों के खिलाफ एक बात भी सुनना गवारा न था। खटाक से उन्होंने फोन बंद कर दिया। विनीत जी को बहुत गुस्सा आ गया था। वो फोन बंद करके अंदर आए जहां रचना और वर्षा लाउंज में सर जोड़े बैठे कुछ बातें कर रही थीं। विनीत जी को देखते ही उन्होंने नफरत से मुंह दूसरी ओर फेर लिया। तुम लोगों ने विकास और आकाश से झूठ बोला कि तुम्हारे बच्चे भूखे रोते रहते हैं। अभी भी किचन में कई तरह के खाने बने हुए पड़े हैं। तुम लोग तो इतना रुपया बर्बाद करते हो।
बना हुआ खाना छोड़कर बाहर से खाना मंगवा लेती हो। ये वाला खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा। अगर तुम लोगों को पैसे बचाने की इतनी ही चिंता है तो अपने घर वालों पर लाखों रुपए लुटाने के बजाय पैसों को सुरक्षित रखना सीखो। मेरी बेटी पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है। विनीत जी सुनाने पर आए तो फिर सुनाते चले गए। रचना और वर्षा आंखें फाड़े उन्हें बोलता हुआ सुन रही थी। विनीत जी तो ये कहकर अपने कमरे में चले गए, मगर वो ये नहीं जानते थे कि उनकी बहू ने उनसे बदला लेने की ठान ली है। रचना और वर्षा ने एक दूसरे की ओर देखा। बुड्ढे का बहुत दिमाग खराब हो गया है। बुड्ढे का दिमाग ठीक करने की सख्त जरूरत है। उन्होंने फैसला कर लिया था। विनीत जी तो अपनी जिंदगी में ऐसा मगन हुए कि उन्होंने दोबारा बहू के कामों में बोलना ही छोड़ दिया। पवित्रा भी उस दिन की गई, दोबारा पलट कर ही ना आई। कुछ दिन ही गुजरे। विनीत जी शाम को घर वापस आए तो अंदर आसमान सन्नाटा लग रहा था। बच्चे भी गायब थे। उन्होंने रचना और वर्षा को आवाज लगाई, मगर जवाब में अंदर कमरे से जो निकला उसे देखकर विनीत जी हैरान रह गए। वो विकास और आकाश थे। उनके चेहरे पर गहरी गंभीरता भरे भाव थे। अरे विकास, आकाश, तुम लोग कब आए? मुझे बताया ही नहीं। उनके चेहरे पर खुशी भरी लहर उठी। उन्होंने एकदम हाथ बढ़ाए और बच्चों की ओर लपके। वो विकास के गले लगना चाहते थे, मगर विकास ने एकदम उन्हें जोरदार धक्का दे दिया। दूर हटे मुझसे। मेरी अनुपस्थिति में आपने मेरी पत्नी और बच्चों पर अत्याचार की इंतहा कर दी है। मारते पीटते हैं आप मेरी पत्नी को और मेरे बच्चों को। घर में एक रुपया नहीं छोड़ा। सब बच्चे भूखे हैं। हम वहाँ डबल शिफ्टों में काम करके पैसा इसलिए भेजते हैं ताकि आप उस नकारा निर्मल की पत्नी बच्चों को पाले और मेरी पत्नी बच्चों पर हाथ उठाएं। विकास गुस्से से कह रहा था। विनीत जी हक्का बक्का रह गए। उन्होंने पलटकर देखा। पीछे खड़ी रचना आंसू बहा रही थी। मैंने कब हाथ उठाया तुम्हारी पत्नी या बच्चों पर? मैं तो उनकी हर जरूरत पूरी करता हूँ। उन्होंने बहुत मुश्किल से इतना कहा और तभी आकाश भी अंदर से बाहर निकला। बस करे पापा, घर का हाल देखें। देखे क्या हो रहा है। किचन में खाने पीने का कोई सामान नहीं है। मेरी पत्नी और बच्चे फटे पुराने कपड़ों में घूम रहे हैं। ये सब कुछ सिर्फ आपके कारण हुआ है। आपने हमारी पत्नियों को धमकी भी दी है कि आप उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। आकाश गला फाड़ते हुए बोला तो विनीत जी हक्का बक्का रह गए। उन्होंने पलटकर रचना और वर्षा की ओर देखा। उन्होंने सच में आज फटे हुए कपड़े पहन रखे थे। बच्चों की भी हालत बुरी थी। ऐसा तो दोनों ने कभी ना किया था। आंसू बहाते हुए वो लगातार विकास और आकाश की ओर देख रही थी। विनीत जी की आवाज ही नहीं निकल रही थी। उन्होंने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा, मगर दोनों बेटे आपस से बाहर हो गए थे। दुबई के कठोर माहौल और मेहनत ने उनकी अकल पर पत्थर डाल दिए थे। आज तो मैं आपका किस्सा तमाम ही करके ही रहूंगा। सारी उम्र आप वहां से पैसे भेजते रहे और आपने हम पर एहसान बनाए रखा कि आपके भेजे हुए पैसों से हम पलते हैं, लेकिन आपका हमारे ऊपर अब कोई एहसान नहीं है। हमारे भेजे हुए पैसे आप अपनी बेटी पर लुटाते हैं, तो निकल जाए आप यहाँ से और उसी टटपुंजिये के घर में रहें। विकास ने एकदम आगे बढ़कर बाप का गिरबान पकड़ लिया था। विनीत जी के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। जवान बेटे उन्हें घर से बाहर घसीटते ले जा रहे थे। उनकी आंखें लाल हो रही थीं। रचना और वर्षा ने ना जाने उन्हें कितनी कहानियां सुना रखी थीं। खुले दरवाजे से उन्हें घर से बाहर फेंकते हुए विकास और आकाश ने एक नफरत भरी नजर उन पर डाली। विनीत जी जमीन पर गिरे। उनके चेहरे पर मिट्टी लग गई थी। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, मगर विकास और आकाश को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। वापस पलटकर वो लोग घर के अंदर चले गए। पिछले कई महीनों से जानवरों की तरह मेहनत करके पैसे भेज रहे थे। सोचा था कि थोड़े दिन के बाद दुबई वापस चले जाएंगे। वहां रहना तो बहुत मुश्किल है। न जाने पापा ने इतनी जिंदगी वहां कैसे गुजारी है, और उन्होंने सारे रुपए उस पवित्रा को दे दिए। विकास पैर पटकते हुए अंदर जा रहा था। आकाश का भी यही हाल था, जबकि अंदर रचना और वर्षा मुस्कुरा रही थी। उनकी चाल सफल रही थी। बाहर विनीत जी की आंखों में आंसू भरने लगे। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए खुद उठे। वो सीधा पवित्रा के घर की ओर जा रहे थे। पवित्रा के घर के हालात वैसे ही थे। निर्मल का ऑपरेशन हो गया था, मगर ससुर को इस हाल में आते देखकर उसने माथे पर बल नहीं डाले। चिंता मत करे पापा, आप हमारे साथ रहें, पवित्रा ने प्यार से बाप को देखकर कहा। विनीत जी बहुत शर्मिंदा थे, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। उन्होंने अपने अनुभव के दम पर एक कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई किया। हालांकि उनकी उम्र ज्यादा थी, मगर अनुभव को देखते हुए अच्छी पोस्ट पर रख लिए गए। निर्मल अनपढ़ था, इसलिए कम कमा पाता था, मगर विनीत जी की सैलरी के पैसों से उसके घर के हालात तेजी से बदलने लगे। पवित्रा उनकी एहसानमंद होते न थकती। जबकि दूसरी ओर विकास और आकाश छुट्टियां पूरी करके जब दुबई वापस गए तो उनके होश उड़ गए। उनके मालिक ने उनकी जगह पर किसी और को रख लिया था। हक्का बक्का होते हुए जब उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों किया गया है, तो बड़े आराम से उन्हें जवाब मिला कि वो अचानक छुट्टी लेकर इंडिया गए थे और वैसे भी कंपनी में काम करने वालों की कमी कोई नहीं होती। वो विकास और आकाश के काम करने के तरीके से भी खुश नहीं थे। विकास और आकाश बहुत परेशान थे। दुबई में कई दिन रहने के बाद उन्हें खाने के ही लाले पड़ गए। कहीं और काम भी न मिला तो थक हार कर वो भारत वापस आ गए। अचानक आने पर उन्हें घर में रचना और वर्षा का सारा मायका घर पर ही मिला। घर में तरह तरह के पकवान बन रहे थे और अंदर से बातों की आवाजें आ रही थी। रचना अपने मायके वालों को हंस हंस कर बता रही थी कि बड़े होशियार बनते थे पापा जी, लेकिन मैंने भी ऐसा मजा चखाया है कि होश ठिकाने आ गए होंगे। बड़ी चिंता थी ना उन्हें अपनी बेटी की।
अब उसी के घर में जाकर पड़े होंगे। विकास और आकाश की कमाई पर तो सिर्फ हमारा अधिकार है, लेकिन उन्हें तो मेरा अपने घर वालों को महंगे तोहफे देना भी खटक रहा था। अब क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं आपको ब्रांडेड सूट और जूते गिफ्ट करती हूँ तो मेरी मर्जी, मेरे पति की कमाई है, मैं जहाँ मर्जी लुटाऊं। जरा सा उन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो मैंने भी उठाकर घर से बाहर फेंकवा दिया। और विकास और आकाश भी ऐसे अकल के अंधे हैं कि जो कुछ हमने उन्हें बताया उन्होंने विश्वास कर लिया। हंसते हुए रचना और वर्षा सारी कहानी अपने मायके वालों को सुना रही थी। बाहर खड़े विकास और आकाश के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। सिर्फ 2,000 दिए थे पापा जी ने पवित्रा को, मगर मैंने विकास को बताया कि इस महीने उन्होंने जितने पैसे भेजे थे वो सारे पापा जी ने पवित्रा को दे दिए, और वो भी अकल के इतने अंधे हैं कि उन्होंने विश्वास कर लिया। लेकिन बहुत मजा आया पापा जी को, तो उनके किए का फल जरूर मिल गया होगा। अब पड़े होंगे एड़ियां रगड़ते हुए पवित्रा के घर में। रचना और वर्षा अपनी सफलता की कहानी सुना रही थी। बाहर खड़े विकास और आकाश को यूं लगा जैसे उनके ऊपर घड़ों पानी पड़ गया हो। लेकिन अब क्या हो सकता था? वो दुबई की कमाई तो अब खत्म हो चुकी थी। शायद ये विनीत जी की आह थी जो उन्हें लग गई थी। उन्होंने भारत में आने के बाद नौकरी की तलाश में जूते घिसना शुरू कर दिए। इस बार पहले से भी छोटी नौकरी मिली और घर चलाना मुश्किल हो गया। रचना और वर्षा घबराती तो पति पर चिल्लाने लगती, मगर जवाब में वो हंगामा मचा देते कि तुम लोगों के कारण और तुम लोगों के कहने पर हम इमरजेंसी में काम छोड़कर आए थे, जिसके कारण हमें काम से निकाल दिया गया। अच्छा है, भुगतो। जो कुछ वो फोन पर उन्हें बताया करती थी अब असलियत में भुगतने लगी थी। घर में भुखमरी का राज होने लगा। लाखों कपड़े और जूते तो बस सपने ही रह बन गए। खुद विकास और आकाश बहुत पछताते थे, लेकिन उन्होंने अपने हाथों से अपने सुकून को बर्बाद किया था और अब कुछ भी नहीं हो सकता था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।